हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने जो भी ये 4th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया है उसमें हम आज आपका चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको व्यापारिक बैंक या व्यावसायिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक के बारे में पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। देखिए, कॉमर्शियल बैंक इंग्लिश में कहते हैं मगर हिंदी में इसका बहुत सारा नाम है। व्यापारिक बैंक कहिए, व्यावसायिक बैंक कहिए या वाणिज्यिक बैंक कहिए, तीनों के लिए इंग्लिश में कॉमर्शियल बैंक को यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम बैंक के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बैंक क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक का अर्थ समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, बैंक तो आप जानते ही हैं, जहाँ हम खाता खोलते हैं और अपने पैसे जमा करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है उसको निकालते हैं, तो वो बैंक होता है। आइए देखते हैं व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक का आशय उन बैंकों से है जिसमें जनता अपना अधिक जो पैसा होता है उसको विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर जमा कर देती है, और आज के टाइम में हर इंसान का बैंक अकाउंट होता है तथा बैंक उन पैसों का कम मात्रा में ब्याज देती है। जो बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो उस पर बहुत ही कम मात्रा में बैंक क्या करती है, अपने कस्टमर्स को ब्याज यानी इंटरेस्ट देती है, और बैंक वही पैसा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋण के रूप में दे देती है। यहाँ पर बहुत आसान तरीके से समझिए, व्यापारिक बैंक वो बैंक होता है। चलिए मैं आपको एकदम एग्जैक्ट एग्जाम्पल जो हमारे रियल लाइफ में होता है वो देकर बताती हूँ। आपने अपने बैंक में अपना अकाउंट खोला है। अब आपके पास मान लीजिए सपोज दैट 2 लाख रुपया है। चलिए, अब आप सोच रहे हैं ये 2 लाख रुपया मैं ले जाकर बैंक में जमा कर दूं। आपने अकाउंट खोला, बैंक में जमा कर दिया, वो आपके पास पैसा था, आपने 2 लाख जमा कर दिया बैंक में। उसके बाद बैंक उस पर आपको बहुत कम दर से ब्याज देगा, लेकिन वो पैसा बैंक अपने पास रखा नहीं रहेगा। वो बैंक क्या करेगा, किसी व्यापारी को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लोन के रूप में दे देगा। वो लोन अल्पकालीन यानी कम समय के लिए भी हो सकता है, दीर्घकालीन लंबे समय के लिए भी हो सकता है। मतलब जो जिस तरह का लोन लेना चाहता है उस रूप में बैंक उसको दे देता है। इस प्रकार का कार्य करने वाले बैंक को व्यावसायिक बैंक कहते हैं। तो ये बैंक क्या होता है, व्यावसायिक बैंक होता है। मतलब जनता जो उसके पास अपना पैसा जमा कर रही है, बैंक उसको क्या करता है, अपने पास रखता नहीं है। किसी जरूरतमंद व्यापारी को या किसी बड़े उद्यमी को या किसी बड़े बिजनेसमैन को या किसी बड़े व्यापारी को उधार के रूप में दे देता है, और उससे उस लोन देने के बदले उस व्यापारी से भी बैंक क्या करता है, ब्याज लेता है, और वही ब्याज क्या है, बैंक की कमाई होती है। तो इस प्रकार का जो कार्य करने वाला बैंक होता है, ऐसे बैंक को व्यावसायिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। और देखिए, एक यहाँ पर बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगी। व्यापारिक बैंक जो होता है ये शाख निर्माण करता है। शाख निर्माण करने का मतलब क्या होता है कि व्यापारिक बैंक जो होता है, मान लीजिए मैंने आपको जैसे बताया 2 लाख रुपया आपने जमा किया, बैंक ने किसी जरूरतमंद को 2 लाख रुपया दे दिया, अपना काम चलाओ, इसके बदले मुझे ब्याज देना, ये बैंक कहता है। लेकिन आपको अब अपने पैसे की जरूरत पड़ गई। अब आप सोच रहे हैं मैं जाऊं अपना 2 लाख रुपया अपने बैंक से निकाल लूं, मुझे अब जरूरत है। तो बैंक में आपका पैसा तो नहीं है रखा, बैंक ने किसी जरूरतमंद को दिया था, लेकिन बैंक आपसे ये नहीं कहेगा कि भैया कल आना, आपका पैसा नहीं है, मैंने किसी जरूरतमंद को दे दिया है। जिस टाइम आप बैंक चले गए अपना पैसा निकालने के लिए, बैंक उसी टाइम आपका 2 लाख रुपया आपके हाथों में दे देगा। क्यों दे देगा, इसी को कहते हैं शाख का निर्माण, ताकि आपका भरोसा बैंक के ऊपर बना रहे। यही होता है शाख निर्माण। बैंक अपने कस्टमर्स का विश्वास इसी तरीके से जीतती है। बैंक के पास जब चले जाओ अपना रुपया निकालने, बैंक मना नहीं करता, उसी सेकंड उसी मिनट में निकाल कर देता है। व्यापारिक बैंक का कार्य है मुद्रा का व्यापार करना, और हमारे भारत में सबसे बड़ा जो व्यापारिक बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। SBI हमारे भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। ये बैंक इसी प्रकार का कार्य सबसे ज्यादा हमारे भारत में करता है। वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत विनियमित किया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यापारिक बैंक के बहुत सारे नाम है, जैसे व्यावसायिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। उसके अलावा भी इसको अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे मिश्रित पूंजी बैंक या संयुक्त पूंजी बैंक। तो आपके एग्जाम में कोई भी नाम देकर के क्वेश्चन पूछ सकता है।
तो इसलिए आप बैंक का नाम अच्छे से याद रखिए। अब देखेंगे व्यापारिक बैंकों के प्रकार। देखो, व्यापारिक जो बैंक होता है, जो कॉमर्शियल बैंक होता है, वो दो तरह का होता है। पहला होता है अनुसूचित बैंक, जिसको इंग्लिश में शेड्यूल्ड बैंक्स कहते हैं। दूसरा होता है गैर अनुसूचित बैंक, जिसको इंग्लिश में नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। अब सबसे पहले हम अनुसूचित बैंक को समझेंगे कि अनुसूचित बैंक क्या होता है। अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित होता है। हमारे भारत का जो सेंट्रल बैंक है, यानी हमारे भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका काम है मुद्रा को निर्गमित करना, तो उसके अधिनियम 1934 की जो द्वितीय अनुसूची होती है, उसमें जिन बैंकों का नाम शामिल किया जाता है वो बैंक अनुसूचित बैंक होते हैं। रिजर्व बैंक किसी बैंक का नाम द्वितीय अनुसूची में तभी शामिल करता है जब वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो। मतलब जिन बैंक्स का नाम रिजर्व बैंक के अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया जाता है, वो बैंक कुछ शर्तें पूरी करता है, तभी उनका नाम अनुसूचित बैंक के श्रेणी में रखा जाता है। पहली शर्त है कि वह भारत में बैंकिंग व्यवसाय करता हो। दूसरी शर्त है कि उस बैंक की प्रदत्त पूंजी यानी जो पेड अप कैपिटल होती है तथा रक्षित कोष यानी रिजर्व फंड जो होता है वो 5 लाख रुपए या इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी रिजर्व बैंक क्या करेगा, उसको अपने द्वितीय अनुसूची में शामिल करेगा। तीसरी शर्त है आवेदनकर्ता बैंक भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। अब देखिए, अनुसूचित बैंक को विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं। जैसे पहली सुविधा है कि यह बैंक समाशोधन गृह के सदस्य होते हैं। अब दूसरा है, इन बैंकों को रिजर्व बैंक से आवश्यकता अनुसार ऋण भी मिल सकता है। मतलब कि जो बैंक अनुसूचित बैंक की श्रेणी में रखे जाते हैं, तो अगर उसे कभी भी रुपयों की जरूरत पड़ती है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण ले सकता है। इसका पहला फायदा भी ये है। इसका अगला लाभ ये है कि आर्थिक संकट के समय ये आरबीआई की सहायता भी प्रदान कर सकता है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि जितने भी बैंक अनुसूचित बैंक की श्रेणी में आते हैं तो वो आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड हैं उसकी द्वितीय अनुसूची में, तो इसलिए आरबीआई बैंक ही उन बैंकों पर अपना नियंत्रण रखता है। अब देखिए, गैर अनुसूचित बैंक क्या होता है। देखिए, गैर अनुसूचित बैंक वो बैंक होता है जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं होता है, और इन बैंकों की जो प्रदत्त पूंजी है या आरक्षित जो कोष होता है उसका योग 5 लाख रुपए से कम होता है। अनुसूची 2 में शामिल नहीं होने के कारण इन बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई भी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं जो कि अनुसूचित बैंकों को मिलती हैं। यानी जो सुविधाएं अनुसूचित बैंकों को मिलती हैं वो सुविधाएं गैर अनुसूचित बैंक को नहीं मिलती, क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय श्रेणी में शामिल नहीं होता, द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं होता। इस कारण उम्मीद करती हूँ कि आप अनुसूचित बैंक या गैर अनुसूचित बैंक के बारे में समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं। अगर आपसे पूछ दे कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है तो आप इन्हीं कार्यों को लिखेंगे, या आपसे पूछ दे वाणिज्यिक बैंक के कार्य तो भी आप यही कार्य लिखेंगे, या आपसे पूछ दे एसबीआई के कार्य लिखो यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्य भी यही होंगे, क्योंकि वो एक व्यापारिक बैंक है। इसका पहला कार्य है धन जमा करना, क्योंकि आप अपना पैसा ले जाकर कहाँ जमा करते हो, बैंक में, तो बैंक का पहला कार्य क्या है, पैसों को जमा करना। दूसरा बैंक का कार्य है ऋण देना, तो बैंक पैसा जमा भी करता है और लोन भी प्रदान करता है जरूरतमंदों को, ये बैंक का दूसरा काम है। व्यापारिक बैंक का तीसरा काम है कि विभिन्न प्रकार के खातों की सुविधा अपने ग्राहकों को देता है। सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसके अलावा बहुत प्रकार के खाते होते हैं, जो जैसा खाता चाहे खोलकर बैंक का लाभ उठा सकता है। व्यापारिक बैंक का चौथा कार्य है अधिविकर्ष की सुविधा, यानी कि ओवरड्राफ्ट जिसको कहते हैं। जिन लोगों का ट्रांजैक्शन बैंक में अच्छा होता है, पैसों का लेन देन, उनको बैंक अधिविकर्ष की सुविधा देता है कि वो मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ पैसे अगर उसके बैंक में नहीं भी हैं तो भी वो बैंक से निकाल सकता है, लेकिन फिर वो उसे बैंक को लौटाना होगा बाद में, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो इस फायदे को भी ले सकता है बैंक से। व्यापारिक बैंक का पांचवा फायदा है विनिमय बिलों का भुगतान करना। देखो, व्यापारिक बैंक विनिमय बिलों का भी भुगतान करता है। उसके अलावा है धन को दूसरे स्थान पर भेजना, जैसे कि आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में, आपको महाराष्ट्र पैसा भेजना है तो आप अपने बैंक में जमा करेंगे और वो महाराष्ट्र चला जाएगा, मतलब जिस व्यक्ति को चाहिए वहां तक वो पैसा पहुंच जाता है, वो व्यक्ति निकाल लेता है, किसी के बैंक में आप भेज देते हैं तो। लेकिन आज के टाइम में देखिए सब कुछ तो ऑनलाइन हो चुका है, यूपीआई के थ्रू आप अपने घर बैठे ही कहीं भी पैसा भेज सकते हैं, किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। उसके अलावा सातवां कार्य है व्यापारिक बैंक का कि बिजली बिलों का
या बीमा किस्तों का भी भुगतान करना। तो जैसे कि बिजली की बिल है या बीमा है, उनका किस्तों में भुगतान करने का काम भी बैंक करता है। जैसे कि आपने सब कुछ सेट कर दिया अपने बैंक के साथ, आपके बैंक से हर महीने बिजली का बिल भी भुगतान हो जाएगा, जो आपकी बीमा होगी वो भी किस्तों में भुगतान हो जाती है। मतलब आपके अकाउंट से पैसा उस डेट को हर महीने कट जाता है जिस दिन पेमेंट देनी होती है। तो आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ऑटोमेटिक उस डेट को हर महीने आपके बैंक से पैसा कट जाता है और आपकी पेमेंट हो जाती है, चाहे बिजली की बिल हो या बीमा का भुगतान हो। व्यापारिक बैंक का 8वां कार्य है चेकों का भुगतान करना। जैसे कि आपको ही किसी को पेमेंट देना है, आप उसे चेक बना कर दे देते हैं, वो ले जाके अपने बैंक में जमा कर देता है और जैसे ही बैंक में जमा करता है 1 से 2 दिन बाद आपके बैंक से उतने रुपए कट जाते हैं और उस बैंक के मतलब उस आदमी के जिसको आपने पैसा दिया है उसके अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो मतलब चेक का भुगतान भी बैंक करता है। उसके अलावा है लॉकर्स की सुविधा। जैसे आप अपने जो जेवर होते हैं, जो महंगे जेवरात हैं, सोना चांदी, इनको आप बैंक में रख सकते हैं। बैंक हमें लॉकर की सुविधा भी प्रदान करता है। व्यापारिक बैंक का 10वां कार्य प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। बैंक अपने ग्राहकों की तरफ से अंशों, ऋण पत्रों, शाक पत्रों तथा सरकारी बॉन्डों आदि का क्रय विक्रय भी करता है। तो ये सब है व्यापारिक बैंक के कार्य। तो उम्मीद करती हूँ कि आप व्यापारिक बैंक के बारे में और उसके प्रकार और उसके कार्य को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही है, तो उसके लिए विजिट जरूर कीजिएगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।